स्वागत दोस्तों, आगे के सामने मोदी बचने के सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों। E20 पेट्रोल के मुद्दे पर सीधा नितिन गडकरी के घर का घेराव करने के लिए पहुंच गए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। बताएंगे इसके बाद किस तरीके का हुआ पूरा बवाल दोस्तों, और पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरीके की धक्का मुक्की और झड़प देखने को मिली है। वहीं पर बांकीपुर के चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली हार के बाद अखिलेश यादव से लेकर विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी को पंचिंग बैग बनाकर जमकर पीटा है दोस्तों। बताएंगे किस किस तरीके के बयान सामने आए हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, सारी बड़ी अपडेट आपको पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बांकीपुर और दतिया के चुनाव में जनसुराज पार्टी के जीतने और कांग्रेस पार्टी के जीतने से पता चल रहा है कि देश भर के अंदर युवाओं ने, खासकर जनजी ने बीजेपी को लतियाना शुरू कर दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर E20 के पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सोमवार को यूथ कांग्रेस की तरफ से जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया गया दोस्तों। यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल 100 से ज्यादा लोगों को ले जाकर E20 का मुद्दा उठाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने E20 के मामले को लेकर सीधा नितिन गडकरी के नागपुर के घर का घेराव करने का फैसला लिया दोस्तों। और पुलिस को शुरू में कोई खबर नहीं लगी दोस्तों। एक मार्च निकाला गया, यानी रैली निकाली गई जो चिटनवीस पार्क स्क्वायर से शुरू होकर इसी इलाके में मौजूद गडकरी के निजी घर तक पहुंची दोस्तों। और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने E20 पेट्रोल के व्यवहारिक न होने को लेकर नारे लगाए दोस्तों। और केंद्रीय मंत्री के घर के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, रास्ते में बैरिकेडिंग लगा दी गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की दोस्तों, और पुलिस के साथ में जोरदार तरीके की धक्का मुक्की देखने को मिली दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गडकरी का दावा है कि E20 को कई सालों की वैज्ञानिक टेस्टिंग के बाद लागू किया गया है, इससे गाड़ियों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने के कोई सबूत नहीं है। लेकिन रमेश ने कहा कि कई महीनों से देश भर के ग्राहक और मैकेनिक ये शिकायत कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल के कारण उनकी गाड़ियां खराब हो रही है। लेकिन नितिन गडकरी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अब नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा है दोस्तों। यानी अमित शाह के इस्तीफे के बाद नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा गया है और सीधा गडकरी के बंगले पर जाकर विरोध करने का फैसला लिया गया दोस्तों। कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी पूरी एग्रेसिव तरीके से विरोध कर रही है। अगर संसद चल रहा है तो संसद भवन के इर्द गिर्द प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर संसद नहीं चल रहा तो पुणे में अमित शाह के दौरे का विरोध किया जा रहा है। नितिन गडकरी के घर पर जाकर नितिन गडकरी को E20 के मामले पर घेरा जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो चुका है दोस्तों। हर जगह तो इनको विरोधों का ही सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि नितिन गडकरी का इस्तीफा अमित शाह के इस्तीफे के तुरंत बाद होना चाहिए, यानी पहले धर्मेंद्र प्रधान फिर अमित शाह उसके बाद नितिन गडकरी का इस्तीफा लाइन में लगने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस को E20 के मामले को लेकर और जोर शोर से आंदोलन को तेज करना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनको कोई नहीं जानता था दोस्तों, बीजेपी ने जबरदस्ती देश को बताने की कोशिश की कि मोदी और शाह ने एक व्यक्ति को चुना है, नितिन नवीन को, और इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। लोग पूछ रहे थे कि ये नितिन नवीन है कौन। अरविंद केजरीवाल ने भी पूछ लिया था कि कौन है आप। इसके बाद जमकर बीजेपी के नेता का मजाक बना था दोस्तों। अब नितिन नवीन कौन है ये पूरे देश को पता चल गया, क्योंकि नितिन नवीन के इलाके के अंदर बीजेपी को प्रशांत किशोर ने चारों खाने चित्त कर डाला है दोस्तों। इस पर अखिलेश यादव की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आती है। अखिलेश कहते हैं कि भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान नहीं नचा दिया। यानी नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान उनकी गाड़ी के आगे हनुमान जी की वेशभूषा में एक बच्चे को नचाया जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लोगों ने पूछा था कि आखिर क्या ये भारत के अंदर हिंदुओं का अपमान नहीं है, क्या देवी देवताओं का अपमान नहीं है। ऐसे में नितिन नवीन के कार्यक्रम में हनुमान जी बनाकर एक व्यक्ति को नचाए जाने का मामला काफी चर्चा का विषय बना दोस्तों। और इसी ओर इशारा करते हुए अखिलेश कह रहे हैं कि भगवान को नचाने का अहंकार रखने वाले को भगवान नहीं नचा दिया, अपने को भगवान से ऊपर समझने वाले को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया और साथ ही उनके घमंड का बुखार भी उतार दिया। ऐसे में ये युवाओं की एकता, उनके अभिभावकों का आक्रोश का संयुक्त परिणाम है, क्योंकि वोट चोरी, पेपर चोरी, चढ़ावा चंदा चोरी, नौकरी चोरी, आरक्षण चोरी, कमीशन चोरी और पीडीए पर अत्याचार और घोर भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, मिलावट का सरकारीकरण करने का मामला हो, देश के जेनजी को हर तरह से प्रभावित किया जा रहा है, उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। बीजेपी ने इन सभी तरीकों से जनता के विश्वास और आस्था को ठगा है। अब तो भाजपा वाले भी अपने ही किसी का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि जो अपने ही विधानसभा हार गए उनके भरोसे नाव कैसे पार होगी। दरअसल ये हार उनकी है जिन्होंने उनको चुना था, यानी नितिन नवीन को मोदी और शाह ने चुना था। तो ये मोदी और शाह की हार है, या कहे संगठन पर अपनी मर्जी की तरह इनको थोपा गया था। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। सबसे ज्यादा खुश तो उत्तर प्रदेश के वे लोग हैं जिनको पीडीए समाज का होने की वजह से राष्ट्रीय स्तर का पद ना देकर जानबूझकर राज्य स्तर का पद दिया गया है। आज वो भी मुस्कुरा रहे होंगे 5 बड़ा या 7। वैसे जनता ये भी कह रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा
लोकसभा नहीं जिता पाए तो राज्य अध्यक्ष तो विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़वा पाएंगे। ये डबल इंजन की डबल हार है। बीजेपी की हार मतलब बदलाव की शुरुआत। बीजेपी की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पाएगी। अब बीजेपी का संकट हार से बढ़कर इस बात का होगा कि उसका टिकट लेने वाला ड्रोन या दूरबीन से भी ढूंढने पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सभी विजयी उम्मीदवार को जीत की बधाई और नई उम्मीदों पर खड़े उतरने के लिए सजग सचेत और संविधान के प्रति वचनबद्ध रहने की अपेक्षा। इसके बाद एक जो बात लिखी अखिलेश यादव ने दोस्तों जाते जाते वो मजाक भी करके गए हैं। उन्होंने कहा कि वैसे लड्डू तो बीजेपी के अंदर भी बटे होंगे, यानी भाजपा की गुटबाजी का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों अखिलेश यादव। जब कोई पोस्ट लिखते हैं तो वो एकदम भिगा भिगा कर मारने वाली बात होती है और भिंगो भिंगो कर मारने वाली बातें यहाँ भी दिखाई दे रही है। साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका का एथेनॉल भारत के अंदर बिके। मोदी सरकार देश की जनता की नहीं ट्रंप की सुन रही है। E20 से जनता पहले ही परेशान है, फिर भी अगले 5 साल में 20 बिलियन का एथेनॉल खरीदने की तैयारी है। आखिर ये सौदा किसके हित में है? E20 से परेशान 2,33,000 से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम पिटीशन पर साइन किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे 100 लोगों के साथ पिटीशन को लेकर यानी आज इन सारे पिटीशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। दोस्तों 2,33,000 पिटीशन ले जाया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री इजाजत देंगे? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास नहीं ऑफिस जा रहे हैं तो आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बांकीपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से झटका दिया है दोस्तों, लगभग 50% वोट जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को मिला है। साफ तौर पर मैसेज क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हार्ड कोर यानी बीजेपी को आंख बंद करके वोट देने वाले लोग थे दोस्तों, उन्होंने पलटी मारी है और बांकीपुर के अंदर प्रशांत किशोर ने बड़ी बढ़त के साथ में लगभग 20,000 के अंतर से चुनाव जीता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है दोस्तों। 64-65,000 वोट इकट्ठा किए हैं इन्होंने। और अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये संदेश स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो पेपर लीक के मुद्दे और छात्रों से जुड़े मामले को लेकर आए हैं, और आने वाले दिनों के अंदर ये धीरे धीरे करके अलग अलग इलाकों के अंदर चुनावी नतीजों में भी दिखाई देने वाला है। तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों ने निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर कई सारी बातें कही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी के द्वारा जनजी बच्चों के द्वारा कुछ शब्द बोले जाने को लेकर कहा कि ये तो मुझे बड़ा झटका लगा कि हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे बच्चे आखिर गाली गलौज क्यों कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इसके बाद कहा कि मेरे परिवार के लोगों को गाली दिया गया लेकिन मैं बच्चों को माफ कर देता हूं, यानी देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी लेकिन मोदी देश की जनता को माफी दे रहे हैं दोस्तों। यानी 21 बच्चों की जान गई लेकिन मोदी के मुंह से संवेदना के एक शब्द नहीं निकले, लेकिन युवाओं को नरेंद्र मोदी माफी बांट रहे थे। इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पोस्ट करते हुए कहा गया कि रमेश बिदुड़ी कहता है कि जो युवाओं का आंदोलन था वो पंचर बनाने वालों का आंदोलन था, यानी मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट करते हुए बयान दिया गया। कंगना रनौत ने जनजी समाज के जनजी बच्चों को लेकर आंदोलन को लेकर गटर जनरेशन बता दिया, यानी गटर वाले युवा बता दिया गया दोस्तों। नितिन नवीन ने कांग्रेस जनता पार्टी को वायरस जनरेशन बताया था। ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस ने अड़े के टट्टू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी के सांसद ने भेड़िया बताया था और धर्मेंद्र प्रधान ने दहशतगर्द बताया था। तो ये सबके सब युवाओं को लेकर उल्टी उल्टी बातें बोलते हैं, अपमानजनक बातें बोलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को झटका इस बात से लग रहा है कि देश के युवा अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को कम से कम देश के अंदर कौन अपशब्द बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा, कौन अच्छा बोल रहा है, इस पर तो ज्ञान नहीं देना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी खुद ही अपनी खराब भाषा के लिए जाने जाते हैं तो उनको दूसरों को ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर रोहिणी आचार्य एक अच्छी बात कहती हैं दोस्तों। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों से जो साबित हुआ है इस बात का जिक्र करते हुए रोहिणी आचार्य कहती हैं कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने यह फिर साबित कर दिया है कि जीत उसकी जरूर होती है जो लगातार लड़ता है जनता से, जिसका निरंतर जुड़ाव रहता है, जो कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सम्मान करता है, उनके साथ संपर्क साधता है और संवाद करता है। आम जनता उसी का साथ देती है। ये बीजेपी के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है। विजेता को हार्दिक बधाई और जन समर्पित कार्यकाल और भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी रही आरजेडी की पूर्व नेत्री और लालू यादव जी की बेटी रोहिणी आचार्य, जो आरजेडी में संजय यादव से काफी ज्यादा नाराज है दोस्तों। उन्होंने तेजस्वी यादव को संजय यादव से दूरी बनाने के लिए बोला था और इसके बाद वो पार्टी छोड़कर भी चली गई थी। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य हैं जो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की मेहनत की तारीफ कर रही है और कह रही है कि जो जनता के बीच में रहता है, जनता का जुड़ाव उसे होता है और जो कार्यकर्ता और समर्थक का सम्मान करता है, उनको हमेशा आगे बढ़ने का मौका राजनीति में मिलता है। कहने का मतलब ये निशाना एक तरीके से आरजेडी के कुछ नेताओं पर भी है जो लोग आरजेडी पर कब्जा कर चुके हैं दोस्तों। और डायरेक्ट कहे तो संजय यादव को लेकर रोहिणी आचार्य अपना विरोध जता रही है, लेकिन दूसरी ओर मीसा भारती जो आरजेडी की सांसद है दोस्तों, वो प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बता रही है। तो दोनों बहनें लालू यादव की ही बेटी हैं दोस्तों, लेकिन दोनों के बयान में अलग अलग तरीके का भाव प्रकट होता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर
भारतीय जनता पार्टी के नेता नरोत्तम मिश्रा ने अपना काम कर दिया दोस्तों। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के चुनाव में बीजेपी को हरा दिया। मोदी और शाह के द्वारा नरोत्तम मिश्रा को साइडलाइन करने का फैसला लिया गया था, यानी दतिया के उपचुनाव में बीजेपी के जीत की संभावना इसलिए ज्यादा थी दोस्तों क्योंकि एक तो उपचुनाव हो रहे थे और उपचुनाव में अमूमन प्रशासन का अच्छा खासा दखल होता है और उपचुनाव में वो सीट जो पहले नरोत्तम मिश्रा की एक मजबूत गढ़ मानी जाती थी दोस्तों, उस सीट पर नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं देकर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जोरदार तरीके का बवाल किया और बाद में नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से पंगे लेने की जगह, मोदी और शाह के खिलाफ बोलने की जगह वो कहने लगे कि मैं तो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। उन्होंने समर्थकों से बोला कि आप लोग पार्टी को जिताने का काम करिए, लेकिन सबको पता था कि नरोत्तम मिश्रा ये बातें ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। बाकी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी की फील्डिंग तो सेट कर दी है और बिल्कुल वैसा ही होता है दोस्तों। बीते दिन दतिया के चुनाव में शुरुआती दौर में बीजेपी का उम्मीदवार अच्छे खासे वोटों के अंतर से आगे भाग रहा था दोस्तों, लेकिन बाद में अंत में नतीजे आते आते कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव जीत गए। कहने का मतलब नरोत्तम मिश्रा ने कहीं ना कहीं अपने समर्थकों से इशारों में काम करवाया है। वैसे कांग्रेस पार्टी को पिछली बार भी इस सीट पर जीत मिली थी दोस्तों, जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूरे मध्य प्रदेश में लहर चल रही थी, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण ये बड़ी जीत मिली है। लेकिन इसमें कुछ योगदान 2000-5000 वोटों का अगर कोई है तो नरोत्तम मिश्रा का है दोस्तों। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी और शाह को चैलेंज तो कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होता है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के जो खुद का बूथ है दोस्तों, वहां पर कांग्रेस पार्टी को 291 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को 264 वोट मिले हैं। कहने का मतलब नरोत्तम मिश्रा जहां रहते हैं और जहां वोट डालने के लिए जाते हैं दोस्तों, उस क्षेत्र के अंदर 27 वोट से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके का पूरा एक खेला हुआ है दोस्तों। इसी के साथ में प्रशांत किशोर को लेकर विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का माहौल था और इसके बाद जो उनकी कोई सीट नहीं आई, तो प्रशांत किशोर फिर भी मेहनत करते रहे दोस्तों। और अब बांकीपुर के चुनाव में उनकी जीत के बाद वो विधायक बन गए हैं और बिहार विधानसभा पहुंच रहे हैं दोस्तों। ऐसे में बांकीपुर की सम्मानित जनता और जनसुराज के साथियों का दिल से आभार देते हुए जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की तरफ से अपना सर्टिफिकेट लहराया गया दोस्तों। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और उनसे बोला कि हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मेरे चुनाव जीतने से बांकीपुर बेंगलुरु तो बन नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों ने मुद्दे के आधार पर चुनाव जीता है और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि बांकीपुर के अंदर बड़े स्तर पर बदलाव होगा और ये बदलाव हम लोग जरूर निश्चित करेंगे। इसकी गारंटी नहीं दूंगा कि बेंगलुरु बना दूंगा, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं वो जरूर उपलब्ध करवाऊंगा। तो अब देखना ये होगा कि बांकीपुर में भी इनको एक अच्छा मॉडल बनाकर देना है प्रशांत किशोर को दोस्तों। और उसके बाद आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाने को लेकर भी चर्चा चल रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर मानते हैं कि उनकी विचारधारा अगर किसी पार्टी के सबसे ज्यादा नजदीक है तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे नजदीक है। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रशांत किशोर से अच्छी खासी बातचीत रखते हैं। कहने का मतलब आने वाले दिनों के अंदर बिहार में एक नए समीकरण के साथ कांग्रेस मैदान में उतर सकती है। अब प्रशांत किशोर ने जीत कर दिखा दिया है, तो कहने का मतलब कांग्रेस में जो कुछ लोग हैं जो अब तक प्रशांत किशोर के साथ जाने की बातें कर रहे थे, उनकी बातों में अब दम आ जाएगा और वो पार्टी आला कमान के पास जाकर बोलेंगे कि प्रशांत किशोर जब चुनाव जीत सकते हैं, उपचुनाव का जीत सकते हैं और वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट को जीत सकते हैं, जहां पर बीजेपी 30-35 साल से चुनाव जीती आ रही थी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए इस उपलब्धि को अब कहीं ना कहीं पार्टियों के द्वारा मान्यता दी जाएगी और कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर सीरियस तरीके से सोचेगी कि क्या एक नया गठबंधन बनाया जा सकता है जिसमें प्रशांत किशोर भी हो, बहुजन समाज पार्टी को जोड़ा जाए, कांग्रेस पार्टी साथ में रहे और कुछ और पार्टियों को साथ में ले लिया जाए, जैसे लेफ्ट पार्टी साथ में जोड़ दिया जाए और एक नया मोर्चा बनाया जाए। अगर आप भी मानते हैं कि ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के जीत के बाद कांग्रेस ने जबरदस्त जश्न बनाया दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का एक जश्न काफी ज्यादा शेयर किया गया। ये जश्न मना रहे थे दतिया में कांग्रेस पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार के समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता, और उन्होंने मेलोडी बांटी, यानी नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर जो शब्द बनाया जाता है, मेलोडी शब्द बनाया जाता है, और उस मेलोडी यानी चॉकलेट लोगों के बीच में बांट कर दिखाकर एक तरीके से मोदी और मेलोनी ने वीडियो डाला था जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था दोस्तों। नरेंद्र मोदी मेलोडी मेलोडी करते रहते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी पर तंज कसने के लिए अब मेलोडी चॉकलेट बांट रही है। तो इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता समझ गए कि भाजपा के दुख पर किस तरीके से नमक रगड़ना है दोस्तों, और बिल्कुल वही काम कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आजकल कांग्रेस पार्टी एकदम एग्रेसिव है, कार्यकर्ता भी एकदम नए नए तरीके से भाजपा को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं दोस्तों, और बीजेपी को ट्रोल वाली भाषा में ही जवाब दिया जा रहा है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर पैदल यात्रा पर बिहार में निकले थे दोस्तों। बिहार की उन्होंने यात्रा की थी, पैदल ही नामांकन देने के लिए बांकीपुर गए थे, और जब जीत का नामांकन पत्र लेने गए तो पैदल ही निकले। पैदल माने सड़क, सड़क माने संघर्ष, संघर्ष माने सत्ता का लोकप्रिय द्वार। यानी अगर किसी को भी सत्ता के दरवाजे पर जाना है, यानी सत्ता के दरवाजे को खटखटाना है, तो उसका रास्ता हमेशा सड़कों से जाता है। एसी रूम में बैठकर संघर्ष की कहानी बताकर उसे काम नहीं चलता। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रशांत किशोर की बिहार की यात्रा की सफलता ये बताती है कि कहीं ना कहीं आज भी देश के अंदर अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा प्रासंगिकता है तो वो पैदल मार्च की है, यात्रा की है। और आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की यात्रा का एक कार्यक्रम करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं से जुड़ा जाए
दोस्तों और उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का किला ढहेगा तो फिर वास्तविकता में माना जाएगा कि बीजेपी की राजनीति पर अंतिम कील ठोक दी गई है। साथ साथ सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री सार्वजनिक करेंगे तो वह भी अमेरिका में अपनी पढ़ाई से जुड़े छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप और शिक्षा ऋण के दस्तावेज सार्वजनिक करेंगे, यानी अमेरिका में पढ़ाई करने और अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जो लोन लिया गया था उस बारे में भी जानकारी देंगे। दीपके की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है दोस्तों जब सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने उनके पिता जो की सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है उनके द्वारा बेटे को अमेरिका पढ़ने भेजने के लिए धन की व्यवस्था की जांच की मांग की। दोस्तों दीपके ने संवाददाताओं से कहा कि मैं अपनी छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप और शिक्षा ऋण का इस्तेमाल करके दस्तावेज मैं इसका दिखाना भी चाहता हूं जिसे लेकर मैं अमेरिका गया था पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री दिखा दे, मैं भी अपना स्कॉलरशिप का लेटर दिखा दूंगा और उसके बाद शिक्षा का जो ऋण है यानी जो कर्ज लिया है मैंने एजुकेशन लोन वो भी दिखा दूंगा और बता दूंगा कि मैं अमेरिका में क्या पढ़ने के लिए गया था और कितने पैसे लेकर गया था। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अभिजीत दीपके ने जो सफलता प्राप्त की है, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और क्योंकि दीपके उसका मुख्य चेहरा हुआ करते थे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके के पीछे अभी ये लोग पड़े हुए हैं कि अभिजीत दीपके को फंडिंग कहां से आ रहा है, पैसा कौन दे रहा है, और कभी ये नहीं पूछते कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो 10,000 करोड़ का चंदा पड़ा हुआ है वो चंदा कहां से आ रहा है, कौन लोग चंदा दे रहे हैं, कौन लोग हैं देश में इतने दानी जो बीजेपी को भर भर कर करोड़ करोड़ रुपए के दान दे रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हैं, जहां पर आम जनता 1 रुपए भी दान देने से पहले हिचकिचाती है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ पंजाब के विधानसभा मॉनसून सत्र सोमवार को शुरू हो गया दोस्तों। सत्र से पहले दिन विपक्ष ने फरीदकोट के अंदर कथित फार्मासिस्ट परीक्षा भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को घेरा दोस्तों, और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और बाद में काले स्टोल पहनकर सदन पहुंचे और मुख्यमंत्री भगवंत मान भी सदन में मौजूद रहे दोस्तों। विधानसभा की कार्रवाई स्पीकर कुलतार सिंह संधावा की अध्यक्षता में शुरू हुई और विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। श्रद्धांजलि प्रस्तावों पर शुरुआत में चर्चा किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। 11 मिनट चली पहली सदन के अंदर कई सारे लोगों को श्रद्धांजलि दी गई दोस्तों। इस तरीके से सदन की कार्रवाई के दौरान पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है दोस्तों, और ऐसे में मुख्यमंत्री से उनके शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की जा रही है, हरजोत बैंस को हटाने की मांग की जा रही है। तो आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहां चुनाव हारे, इस बात को लेकर कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जब नितिन नवीन के पकड़ वाला ये क्षेत्र था तो आखिर उनको हार का सामना क्यों करना पड़ा दोस्तों। तो कई लोगों ने कहा कि क्या आप लोग जानते हैं कि नितिन नवीन कहां चुनाव हारे। दरअसल वो चुनाव वहां हारे जब 5 जुलाई को अरविंद केजरीवाल के ऊपर बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा दिए गए बयान पर निशाना साधते पूछा कि आप है कौन, यानी नितिन नवीन को पहचानने से मना कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने और पूछ लिया था कि आखिर ये कौन व्यक्ति है, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानने से मना कर दिया दोस्तों। और इस बात को लेकर काफी लोग हंस रहे थे और अब सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि नितिन नवीन यही चुनाव हार गए, इनको कोई विपक्ष का नेता पहचानने तक को तैयार नहीं है, यानी भाव भी नहीं देता। जिनको बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया दोस्तों केवल इसलिए बना दिया क्योंकि इनके पिता भी बीजेपी के नेता थे और परिवारवाद के तहत आते हैं और परिवारवाद तो बीजेपी को काफी पसंद है। मोदी और शाह को परिवारवाद से काफी ज्यादा प्यार है, तो इसीलिए परिवारवाद के तहत आने वाले इस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। और उससे बड़ी बात यह है कि ये मोदी और शाह के इशारे पर काम करते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई दोस्तों, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी के मध्य भाग स्थित जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थान नहीं रह गया, क्योंकि यहां पर होने वाले प्रदर्शन में स्थानीय निवासियों को लेकर असुविधाएं होती है और आवश्यक सेवाएं प्रभावित होती है। अब जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन सफल हो गया, तो अब जंतर मंतर प्रदर्शन की जगह नहीं होनी चाहिए। आंदोलन यहाँ पर सही से नहीं हो पा रहा, आम जनता इसे प्रभावित हो रही है। अब इस तरीके की चीजें चल रही है ताकि जंतर मंतर जो एकमात्र प्रदर्शन की जगह देश के अंदर बची हुई है दोस्तों, जहां पर अमूमन प्रदर्शन चलते रहते हैं, वहां पर भी अब ये लोग प्रदर्शन को बंद करवाने के षड्यंत्र रच रहे हैं। तो अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग चाहे जो कोशिश कर ले, जंतर मंतर की जो आंदोलन की सफलता थी वो बीजेपी वालों को काफी ज्यादा अंदर तक डरा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर ये आंदोलन जंतर मंतर वाला आंदोलन और ज्यादा बड़े ना होने लगे। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जंतर मंतर और रामलीला मैदान पहले फेमस हुआ करता था, अब रामलीला मैदान में तो कुछ खास आंदोलन दिखाई देते नहीं है, केवल कुछ एक राजनीतिक पार्टियों के रैलियां वगैरह होती है। एक जंतर मंतर ही बचा था जहां पर लोग अनशन वगैरह करके आंदोलन करते थे और माहौल बना लेते थे, लेकिन अब जंतर मंतर को लेकर भी ये चीजें को चल रही है दोस्तों और प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पीआईएल दिखाया जा रहा है, लगाया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आए। अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है तो केंद्र तो सीधे सीधे बोलेगी कि नहीं, प्रदर्शन की जगह नहीं होनी चाहिए। केंद्र का तो फायदा है, केंद्र में वो सरकार चला रहे हैं, जंतर मंतर प्रदर्शन नहीं होगा तो भाजपा के लिए अच्छा है, लेकिन इस पर फैसला कोर्ट क्या लेगा ये एक बड़ी बात है दोस्तों। साथ साथ बिहार के अंदर बीजेपी के नेताओं का अहंकार इतना ज्यादा था दोस्तों कि बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर बीजेपी के नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि अगर हम यहां से बांकीपुर से कुत्ता और बिल्ली को भी चुनाव लड़वा दे तो भी हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, यानी वोटर को, मतदाताओं को अंधभक्त कहकर बुला रहे थे बीजेपी के नेता। उनका मानना था कि भाजपा के प्रति पूरी तरीके से बांकीपुर की जनता अंधी हो चुकी है, अंधभक्त हो चुकी है, चाहे कुत्ते को टिकट दे दे बीजेपी तब भी जिता देगी, बिल्ली को दे दे तब भी जिता देगी। तो इसके बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम लोग इस बार इनको इतनी बुरी तरीके से चुनाव हराएंगे कि अगली बार इनका कभी कोई बयान नहीं
आएगा कि हम लोग कुत्ता भी उतार दे, बिल्ली भी उतार दे तो भी बांकीपुर से चुनाव जीत जाएंगे। यानी 35 साल से चुनाव जीत रहे थे तो इनको लग रहा था कि किसी को उतार देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, यानी आम जनता की कोई वैल्यू नहीं रखी थी दोस्तों। लेकिन क्योंकि अब प्रशांत किशोर ने एक दो नहीं बल्कि 20-20 हजार वोटों से हराया है और ये 20 हजार का वोट विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। लगभग 15% के आसपास का वोटों का अंतर है दोस्तों, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आम जनता को बेवकूफ समझने वाले भारतीय जनता पार्टी को आम जनता ने बता दिया कि ये जनता का शासन है, जन शासन है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, यानी लोगों का शासन है, किसी एक व्यक्ति विशेष का शासन नहीं है। और इसीलिए आम जनता को हल्के में लोगे तो फिर यही होगा। आम जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि हमेशा हमेशा याद रहेगा कि आम जनता से बड़ा कोई नहीं होता। कुत्ता बिल्ली को क्या, बीजेपी के लोग अब किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को भी यहाँ से चुनाव लड़ा दे तो भाजपा वालों की धड़कनें ऐसी बड़ी होंगी कि कहीं फिर से ना हार जाए, क्योंकि 20 हजार का अंतर बहुत बड़ा होता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आम जनता को मूर्ख समझना, आम जनता को एकदम अंधभक्त समझना और आम जनता को कोई वैल्यू नहीं करना, ये अहंकार की वो पराकाष्ठा है जो बीजेपी के लोगों ने हुई है। और इसीलिए इनको सबक सिखाना और ऊपर आसमान से नीचे पटकना बहुत जरूरी था। और यहाँ पर एकदम सही काम किया बांकीपुर की जनता ने। अगर आप भी मानते हैं कि बांकीपुर जनता की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है तो लिखकर जरूर बताएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।